हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस एजुकेशनल लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के सोशल स्टडीज़ के चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन को। स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना ज़्यादा देर किए शुरू करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन नाम के इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए, लास्ट चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में, जिसकी वीडियो की चैनल पे हम अपलोड कर चुके हैं, उसमें हमने देखा कि डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं, डेमोक्रेसी में जो नेता होते हैं जिनको हम चुनते हैं, वो फ्रीली कुछ भी नहीं कर सकते। उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट को भी और सिटीजन्स को भी दोनों को फॉलो करने पड़ते हैं। और इन्हीं रूल्स को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बोल दीजिए, कानून बोल दीजिए, संविधान बोल दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कुछ ऐसे बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस जो उस देश के नागरिकों को, सिटीजन्स को और गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ते हैं। ये देश का सुप्रीम लॉ यानी सबसे बड़ा कानून होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ही सिटीजन्स के राइट्स यानी उनके हक क्या क्या हैं, उनके अधिकार क्या क्या हैं, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये लिखे होते हैं। गवर्नमेंट की पावर्स मेंशन्ड होती हैं और गवर्नमेंट किस तरीके से काम करनी चाहिए, गवर्नमेंट को क्या काम कैसे करना चाहिए, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होता है। इस चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ हासिल करेंगे। सबसे पहली बात, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे गया है, किसने उसको डिज़ाइन किया है, किस तरीके से डिज़ाइन किया है, व्हाट आर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशंस इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स, कौन कौन सी वैल्यूज हैं, कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, मेन पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाता है। एक बार जब कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया जाता है तो क्या बाद में उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं? ठीक है, इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर में जानेंगे। एक सबसे रीसेंट इंस्टेंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन का, वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में 1994 के आसपास कॉन्स्टिट्यूशन बना था और सबसे रिसेंटली फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे और ये देखेंगे कि साउथ अफ्रीकन्स जो हैं वो किस कंडीशन में जी रहे थे और किस तरीके से उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया। फिर हम अपने यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया, उसकी फाउंडेशनल वैल्यूज़ क्या थी। फाउंडेशनल वैल्यूज़ का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही कुछ बातें ऐसी थी जो क्लियर हो गई थी सबके दिमाग में। जैसे कि ज़्यादातर इंडियंस को पता था कि जब हमारा देश आज़ाद होगा, जब हमारा कानून बनेगा, तो हम एक डेमोक्रेसी बनेंगे, यानी वोट डाल के हमें अपने नेता को, अपने रूलर को चुनने का अधिकार खुद मिलेगा। तो कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज़ थी जो अंडरस्टूड थी। किन फाउंडेशनल वैल्यूज़ को ध्यान में रख के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम करते हैं अपना चैप्टर शुरू, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। देखिए, साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनाया गया, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए गए, किस तरह की कंडीशंस का सामना साउथ अफ्रीकन्स कर रहे थे, जिन कंडीशंस में उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा। सबसे पहले तो नेल्सन मंडेला, जिनको साउथ अफ्रीकन गांधी कहा जाता है। जैसे हम अपने देश की आज़ादी का श्रेय देते हैं महात्मा गांधी जी को, ठीक उसी तरीके से अफ्रीका में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो सबसे मेन कैरेक्टर के तौर पे सामने आए थे वो थे नेल्सन मंडेला। ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ही सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। देखिए, ये नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं, इनका एक कोट यहाँ पे दिया गया है, मैंने वाइट डोमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, मैंने ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। यानी मैं ना तो वाइट डोमिनेशन का मतलब होता है शासन। जब वाइट लोग नॉन वाइट्स के ऊपर, जब यूरोपियंस नॉन यूरोपियंस के ऊपर शासन करते हैं, उनको इंफीरियर मानते हैं, खुद को सुपीरियर मानते हैं, तो इसको बोलते हैं वाइट डोमिनेशन। वो कहते हैं कि मैं वाइट डोमिनेशन के खिलाफ तो हूँ ही, लेकिन मैं ब्लैक डोमिनेशन के भी खिलाफ हूँ। भाई, अगर साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोग वाइट लोगों को इंफीरियर समझें, उनको बराबर अधिकार ना दें, तो वो भी गलत होगा, ऐसा मानना है नेल्सन मंडेला का। I have cherished the ideal of democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. मैं एक ऐसी डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी बनाना चाहता हूँ जिसमें सारे एक दूसरे के साथ हारमनी के साथ रहें और सबको बराबर मौके मिले, कोई भी कानून के सामने किसी को भी कम या ज़्यादा ना समझा जाए। It is an ideal which I hope to live for and to achieve. यही एक ऐसा आइडियल है, यही एक ऐसी चीज़ है जो मैं साउथ अफ्रीका में देखना चाहता हूँ और इसी के लिए मैं जिंदा हूँ।
बट इफ नीड्स बी इट इज एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस आइडियल को, कौन से आइडियल को, कि सबको बराबर माना जाए कानून के सामने, ठीक है, इस आइडियल को पाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं, ऐसा नेल्सन मंडेला का कहना था। ये नेल्सन मंडेला थे, बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। इनको ट्रीजन के लिए, ट्रीजन यानी धोखा, मतलब सरकार के खिलाफ जाने के लिए इनको जो है सजा दी थी उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो साउथ अफ्रीका पे राज कर रही थी। उनके साथ 7 और लीडर्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी 1964 में, क्योंकि वो कंट्री में चल रहे अपार्थाइड रिजाइम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। अब ये अपार्थाइड क्या था? अपार्थाइड होता है रंग भेद की नीति चल रही थी साउथ अफ्रीका में। जो वाइट्स थे वो नॉन वाइट्स के ऊपर अत्याचार करते थे। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो वाइट्स के लिए तो अवेलेबल थी लेकिन नॉन वाइट्स के लिए अवेलेबल नहीं थी। अब वाइट्स में तो आते थे यूरोपियन, और नॉन वाइट्स में कौन कौन आते थे? तो ब्लैक पीपल जो कि साउथ अफ्रीका के नेटिव लोग थे, जो वहाँ के रहने वाले थे मूल रूप से। इसके अलावा बहुत से इंडियंस भी साउथ अफ्रीका में माइग्रेट कर चुके थे। दूसरी कंट्रीज के भी बहुत सारे लोग साउथ अफ्रीका में माइग्रेट कर चुके थे। उनको कहा जाता था कलर्ड पीपल। ब्लैक पीपल, कलर्ड पीपल एंड वाइट पीपल, 3 तरह के लोग वहाँ पे रहते थे। तो वाइट जो है वो बाकी सारों के ऊपर, वाइट जो है वो नॉन वाइट्स के ऊपर जो है अत्याचार करते थे, उनको अलग समझते थे, अपने आप को सुपीरियर मानते थे, उनको इन्फीरियर मानते थे। इसी पॉलिसी को अपार्थाइड कहा जाता है। साउथ अफ्रीका के सबसे ड्रेडेड प्रिजन में उन्होंने अपने 28 साल गुजारे, रोबन आइलैंड में उनको रखा गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक पोस्टर है जो दिखाता है अपार्थाइड पॉलिसी किस तरीके से, कितनी क्रूअल थी वहाँ पे। नेटिव्स, इंडियंस और कलर्ड्स अलाउड नहीं है। अगर आप इस प्रीमाइसेस में घुसते हैं रात को तो आप मिस हो जाएंगे, यानी आप गुम हो जाएंगे, आप किसी को मिलेंगे नहीं। आर्म्ड गार्ड्स, यहाँ पे जो गार्ड्स हैं वो आपको शूट कर देंगे देखते ही। सैवेज डॉग्स डेवोर द कॉप्स, और जो आपकी जो लाश होगी उसके ऊपर जो डॉग्स हैं वो फीस्ट करेंगे, वो दावत उड़ाएंगे उसके ऊपर, आपकी लाश के ऊपर। आगे है स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। ये जो रंग भेद की नीति थी इसके खिलाफ किस तरीके से साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल्स हुए। अपार्थाइड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के सिस्टम को कहा जाता था। कलर के बेसिस पे वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। वाइट यूरोपियंस जो थे उन्होंने ये जो सिस्टम था ये साउथ अफ्रीका में लागू किया था। 17th और 18th सेंचुरी के दौरान ट्रेडिंग कंपनीज आती हैं यूरोप से, और हथियारों और बल के दम पे इंडिया की तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका को भी अपना गुलाम बना लिया। लेकिन इंडिया से उलट बहुत से वाइट पीपल साउथ अफ्रीका में आके बस गए थे। अब इंडिया और साउथ अफ्रीका में यही बेसिक डिफरेंस था। इंडिया में एज रूलर्स आए थे, एज कंपनी आए थे, एज ट्रेडर्स आए थे ब्रिटिशर्स, और धीरे धीरे उन्होंने पूरी इंडिया के ऊपर अधिकार कर लिया। साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, लेकिन बहुत से वाइट पीपल, बहुत से यूरोपियंस साउथ अफ्रीका में आके बस गए। यानी साउथ अफ्रीकन पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वाइट पीपल का भी था। वो वहाँ के लोकल रूलर्स बन बैठे, उनके पास पैसा था, लोगों को जो है वो दबाते थे। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। जो अपार्थाइड का सिस्टम था, लोगों को डिवाइड करने वाला सिस्टम था, और उनकी स्किन कलर के हिसाब से उनको देखा जाता था। साउथ अफ्रीका के नेटिव लोग ब्लैक कलर के होते थे। लगभग 75% पॉपुलेशन इन्हीं की थी। इनको ब्लैक्स कहा जाता था। इसके अलावा कुछ मिक्स्ड रेसेस के लोग थे, मिक्स्ड यानी कहीं कहीं से आए हुए रेसेस के लोग थे। कलर्ड कहा जाता था इनको, जैसे कि इसमें आते थे ऐसे लोग जो कि इंडिया से माइग्रेट करके वहाँ गए थे, ऐसे भी लोग थे वहाँ पे कलर्ड के अलावा। वाइट पीपल जो थे, वाइट रूलर्स जो थे, वो नॉन वाइट्स को इन्फीरियर समझते थे, और नॉन वाइट्स को वोट करने का अधिकार भी नहीं दिया गया था साउथ अफ्रीका में। जो अपार्थाइड सिस्टम था वो ब्लैक लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही ओप्रेसिव था। कलर्ड के लिए शायद उतना ओप्रेसिव नहीं था, लेकिन ब्लैक लोगों के लिए, साउथ अफ्रीका के नेटिव लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही ओप्रेसिव था। उनको मनाही थी वाइट एरियाज़ में जाने की, यानी जहाँ पे वाइट लोगों की कॉलोनी होती थी वहाँ पे जाने की उनकी मनाही थी। वो वाइट एरियाज़ में सिर्फ काम कर सकते थे, वो भी परमिट लेने के बाद। ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स, ये सारी सेपरेट थी, वाइट्स के लिए अलग थी और ब्लैक्स के लिए अलग बनाई गई थी। इस तरह की जो है सिस्टम्स। अब यहाँ पे देखिए, डरबन सिटी में एक बीच है
उस बीच के ऊपर जो बाथिंग एरिया है उसको वाइट्स के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इस बात को जो है बताता हुआ एक साइन बोर्ड जो है यहाँ पे लगा हुआ है। सेक्शन 37 इसको बताया गया कि सेक्शन 37 के तहत इस बीच का बाथिंग एरिया सिर्फ वाइट लोगों के लिए रिजर्व्ड है, ब्लैक और कलर्ड लोग यहाँ पे आके एंजॉय नहीं कर सकते, नहा नहीं सकते। इसी चीज को सेग्रीगेशन कहा जाता है। सेग्रीगेशन यानी जब हम एक तबके को, एक ग्रुप को अलग मानते हैं, अलग कर देते हैं बिल्कुल मेन स्ट्रीम से, उसको सेग्रीगेशन कहा जाता है। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट्स वर्शिप्ड, यहाँ तक कि ब्लैक्स और कलर्ड पीपल को चर्चेज में जाना, जहाँ पे वाइट लोग पूजा करते थे वहाँ पे भी जाना अलाउड नहीं था। ब्लैक्स जो थे वो एसोसिएशन नहीं बना सकते थे, हड़ताल वगैरह नहीं कर सकते थे, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे अपने इस अपार्थाइड पॉलिसी के खिलाफ। 1950 तक ब्लैक्स, कलर्ड और इंडियंस जो थे वो अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ते रहे, उसका सामना करते रहे। उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट मार्चेस निकाले, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन किए, हड़तालें की, उन्होंने स्ट्राइक्स की। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है मेन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक उसी तरीके से अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो हेडलाइन कर रही थी अफ्रीकन स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड को। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियंस, इसमें इस पार्टी में बहुत सारी वर्कर्स की यूनियंस आती थी, कम्युनिस्ट पार्टी आती थी। बहुत सारे सेंसिटिव वाइट्स भी ANC के साथ थे, क्योंकि उनको लगता था कि हमारे लोग जो साउथ अफ्रीकन के साथ कर रहे हैं वो बेहद गलत है। कई कंट्रीज ने अपार्थाइड को रेसिस्ट और अनजस्ट करार दिया। बहुत सी कंट्रीज थी बाहर से जो सपोर्ट कर रही थी साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल को। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग, किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। लेकिन जो वाइट गवर्नमेंट थी वो अपने रूल को कायम रखे हुए थी, डिटेन कर रही थी, लोगों को कैद में डाल रही थी, टॉर्चर कर रही थी, हजारों लोगों को मार रही थी, यानी लोगों को दबा के, कुचल के अपना जो रिजाइम थी वो चालू रखे हुई थी वाइट गवर्नमेंट। अब एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ कैसे स्टेप करता है अफ्रीका वो देखिए। जैसे जैसे हड़तालें, स्ट्रगल्स, विरोध प्रदर्शन अपार्थाइड के खिलाफ बढ़ने लगे, गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि वो अब ब्लैक्स को अपनी रिप्रेशन पॉलिसी के थ्रू दबा के नहीं रख सकते। अब ब्लैक्स इतने ज़्यादा चिढ़ चुके हैं, इतने रेवोल्यूशनरी हो चुके हैं कि उनको अब हम और ज़्यादा ओप्रेस करके उनके ऊपर रूल नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज की। डिस्क्रिमिनेटेड लॉज वर रिपील्ड, यानी जो कानून ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते थे उनको बंद कर दिया गया। पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो बैन लगाया गया था, मीडिया के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी वो उठा ली गई, बंद कर दी गई। 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट के बाद, 28 साल की उम्र के सजा के बाद, जेल की सजा के बाद नेल्सन मंडेला को जेल से आज़ाद किया गया। और 26 अप्रैल 1994 की मिडनाइट को, आधी रात को, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का नया नेशनल फ्लैग जो है वो अनफर्ल किया गया। इस अनफर्लिंग ने ही मार्क किया दुनिया की एक नई जन्मी डेमोक्रेसी को। यानी इस दिन 1994 के इस दिन आधी रात को जब नेल्सन मंडेला ने नए साउथ अफ्रीका का नया फ्लैग अनफर्ल किया तो इससे एक नए डेमोक्रेटिक देश की शुरुआत हुई। अपार्थाइड गवर्नमेंट खत्म हो गई और एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, यानी एक ऐसी सरकार बनाने की तरफ अफ्रीका बढ़ चला था जिसमें सारी रेसिस का योगदान होता, ब्लैक्स का भी, कलर्ड का भी, वाइट्स का भी। हाउ डिड दिस कम अबाउट, ये सब हुआ कैसे? हम मंडेला की बात सुनते हैं जो कि अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन को पॉसिबल उन्होंने ही बनाया है। ये जो इतना बड़ा चेंज आया साउथ अफ्रीका की गवर्नेंस में, ये इस चेंज को लाने में नेल्सन मंडेला का बहुत बड़ा हाथ था। हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other। क्या कहता है कि हमारे जो, अब ये जो क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला जी, कि हमारे जो हिस्टोरिकल एनिमीज रहे हैं, यानी बहुत पुराने समय से हमारे जो दुश्मन रहे हैं वाइट्स, उन्होंने हमारे साथ नेगोशिएट किया है और हम एक शांतिपूर्ण ट्रांजिशन कर रहे हैं। यानी हमारा देश बदल रहा है, लेकिन ये जो बदलाव है ये शांतिपूर्ण है। और ये सब इसीलिए है
अपार्थाइड से हम दूर हो रहे हैं अब और एक मल्टी रेशियल गवर्नेंस की तरफ बढ़ रही हैं। और ये सब इसीलिए है क्योंकि हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। माई विश इज दैट साउथ अफ्रीकन्स नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गुडनेस। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से साउथ अफ्रीकन्स ने अपनी अच्छाई को अब तक बनाए रखा है, नया नेशन बनने के बावजूद भी व्हाइट्स के ऊपर ओप्रेसिव पॉलिसीज यूज नहीं की, जैसे कि व्हाइट्स ने हमारे ऊपर की थी। वो रिवेंज वाली फीलिंग नहीं है साउथ अफ्रीकन्स के अंदर। इस चीज की मैं प्रशंसा करता हूं और इस चीज को कंटिन्यू करने की जो है वकालत करता हूं। दैट दे चेरिश दैट फेथ इन ह्यूमन बीइंग्स इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। मैं ये मानता हूं कि ह्यूमन बीइंग्स में फेथ रखना, ह्यूमन बीइंग्स की अच्छाई में जो है कायम रहना, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा आइडियल है, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा कॉर्नरस्टोन है। ऐसा नेल्सन मंडेला का मानना था। यानी वो एक तरीके से इस स्पीच से हमें समझ में आता है कि नेल्सन मंडेला चाहते थे कि जो व्यवहार, जो बिहेवियर हमारे साथ हुआ है वाइट गवर्नमेंट के रिजाइम में, वो हम लोग इनके साथ ना करें। हम अपनी अच्छाई को बरकरार रखें और जितने हक हम अपने आप को देने वाले हैं उतने ही वाइट्स को भी दें। ऐसा उनका मानना था। आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड व्हाइल इन पावर। क्या कहते हैं कि जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने अपने जो है लोगों को, सिटीजन्स को अपील की कि जो वाइट्स ने हमारे साथ किया, जो एट्रोसिटीज, जो अत्याचार किए, वो हम इनके ऊपर नहीं करेंगे। They said, let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women, on democratic values, social justice and human rights. क्या कहना था ब्लैक लीडर्स का कि आओ एक नया साउथ अफ्रीका बनाएं जिसमें सारी रेसेस बराबर हों, मैन और विमेन बराबर हों, डेमोक्रेसी के वैल्यूज पे चले, सोशल जस्टिस हो, सोसाइटी में सबको इंसाफ मिले और सबको बराबर अधिकार मिले, सबको बराबर हक मिले। द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसी पार्टी जिसने ब्लैक्स के ऊपर अत्याचार करके उनके ऊपर राज किया वो, और एक ऐसी पार्टी जो फ्रीडम स्ट्रगल के बाद नई नई बनी थी, ब्लैक्स को जो रिप्रेजेंट कर रही थी, ये दोनों आपस में बैठे और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया साउथ अफ्रीका के लिए। अब ये देखिए कितनी इम्पॉसिबल सी बात लगती है। अब आप सोचिए कि अगर ऐसा किसी और देश में हुआ होता, बहुत अच्छे तरीके से नेल्सन मंडेला और उनके साथी लीडर्स ने सब्जेक्ट्स को, जनता को भड़काने की बजाय उनको इस तरह की वैल्यूज सिखाई जिसकी वजह से देश शांतिपूर्ण तरीके से बिना ज़्यादा नुकसान करते हुए एक नए देश के तौर पे सामने आया, दुनिया में एक मिसाल कायम की। ठीक है, जिन लोगों ने सालों साल तक उनके ऊपर अत्याचार किए थे, उन लोगों को उन्होंने कुछ मिनटों में ही, कुछ समय में ही उनको माफ कर दिया और अपनी गवर्नमेंट भी उनके साथ शेयर करने के लिए राजी हो गई। After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution the world has ever had. 2 साल लगातार डिस्कशंस होने के बाद, डिबेट्स होने के बाद, ये दोनों ग्रुप्स एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सामने आए जो दुनिया के सबसे अच्छे, सबसे फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से एक माना जाता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने सिटीजन्स को सबसे बढ़िया राइट्स दिए किसी भी कंट्री के मुकाबले। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन द सर्च फॉर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, नो वन शुड बी ट्रीटेड एज डिमन। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे हम, इसमें सब भागीदार होंगे। भाई हमारे साउथ अफ्रीका में जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम सब मिलकर ढूंढेंगे। हम किसी को भी डीमन यानी किसी को भी दैत्य या गंदा या बुरा नहीं मानेंगे, सबको बराबर मानेंगे। दे अग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन व्हाटएवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट। पास्ट में चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन नए साउथ अफ्रीका में सब बराबर हैं। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनका सॉल्यूशन सब मिलके ही ढूंढेंगे। द प्रियम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन पेज 28 पे दिया गया है सम्स ऑफ द स्पिरिट। उसने स्पिरिट ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है, जो कि हम चैप्टर के लेटर पार्ट में पढ़ेंगे। जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन था उसने दुनिया भर के डेमोक्रेट्स को इंस्पायर किया, क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट किया पूरी दुनिया के आगे। एक ऐसा स्टेट जो 1994 से पहले सबसे अनडेमोक्रेटिक स्टेट था दुनिया में, अब उसको एक मॉडल स्टेट के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे देख रहा था पूरी दुनिया।
इस चेंज को पॉसिबल बनाया था साउथ अफ्रीका के लोगों की डिटर्मिनेशन में। उन्होंने मिलकर काम किया, अपने कड़वे अनुभवों को एक तरफ रख के एक रेनबो नेशन बनाया। अब ये देखिए बहुत ही बढ़िया टर्म है रेनबो नेशन। रेनबो नेशन का मतलब सतरंगी देश था। सतरंगी देश कैसे था? वाइट्स भी थे, ब्लैक्स भी थे, कलर्ड पीपल भी थे। इसीलिए साउथ अफ्रीका खुद को रेनबो नेशन कहता है। ठीक है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलते हुए मंडेला जी कहते हैं जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पास्ट और फ्यूचर दोनों को बताता है, दोनों के बारे में बोलता है। एक तरफ इट इज अ सोलम पैक्ट इन विच वी एज साउथ अफ्रीकन डिक्लेयर टू वन अनदर दैट वी शैल नेवर परमिट अ रिपीटिशन ऑफ आवर रेसिस्ट, ब्रूटल एंड रिप्रेसिव पास्ट। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसा पैक्ट है, एक ऐसा कानून है, एक ऐसी संधि है जिसमें हम लोग एक दूसरे को ये कह रहे हैं कि वाइट्स ब्लैक्स के ऊपर और ब्लैक्स वाइट्स के ऊपर कभी वो रिप्रेशन नहीं करेंगे जो पास्ट में किया गया था। लेकिन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना ही नहीं है, ये एक चार्टर भी है जो देश को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा देश जिसको सारे लोग बराबर शेयर करते हैं। अ कंट्री विच इन द फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, ब्लैक वाइट एंड विमेन एंड मेन। हमने एक ऐसा देश बनाया है जो 100% सबका है। ब्लैक्स हो, कलर्ड हो, वाइट्स हो, मैन हो, वीमेन हो, सबका बराबर हक है इस देश के ऊपर, सबको बराबर अधिकार है इस देश में। आगे आता है, देखिए इस इमेज में जो है ये रेनबो नेशन, जो साउथ अफ्रीकन खुद को रेनबो नेशन कहते हैं, वो डिपिक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे वाइट्स, ब्लैक्स, ठीक है, सारे जो है वो देश में हर तरह की काम कर रहे हैं, छोटे भी बड़े भी, सारे लोग हर तरह के काम कर रहे हैं। तो ये इमेज जो है वो डिपिक्ट करती है कि साउथ अफ्रीका एक रेनबो नेशन है। आगे आता है स्टूडेंट्स, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों जरूरी है? व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए साउथ अफ्रीका जो है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है इस बात को समझाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है इस बात को समझाने के लिए। ओप्रेसर यानी जिन्होंने अत्याचार किए और जिनके ऊपर अत्याचार हुए वो इस नई डेमोक्रेसी में एक दूसरे के साथ मिलके रहने को तैयार हैं। ये इतना आसान नहीं होने वाला, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना इतना ईजी नहीं होने वाला। उनके सबके दिमाग में अपने अपने डर थे, सबके दिमाग में अपने अपने डर थे और सब अपने अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना चाहते थे, अपनी अपनी चीज़ों को मनवाना चाहते थे। ब्लैक मेजॉरिटी ये इंश्योर करना चाहती थी कि जो मेजॉरिटी रूल है देश में वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, यानी देश में डेमोक्रेसी चलती रहनी चाहिए, मेजॉरिटी जो रूल है वो चलता रहना चाहिए। दे वॉन्टेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, वो चाहते थे कि सोशल और इकोनॉमिक राइट्स उनको मिले जो आज तक नहीं दिए गए थे। द वाइट माइनॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट हिज प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी, जबकि वाइट माइनॉरिटी को यह दिक्कत थी कि हमारी प्रॉपर्टी को कौन बचाएगा, हमारे प्रिविलेजेस जो हम आज तक एंजॉय करते आए हैं उनको कौन हमें एंजॉय करने देगा, क्या हमें इस देश में एक इक्वल सिटीजन के तौर पे रहने को मिलेगा या नहीं, ये उनके मन में डर थे। तो सबके अपने अपने डर थे। लंबे नेगोशिएशंस के बाद दोनों पार्टीज ने आपस में कॉम्प्रोमाइज किया। कौन कौन सी पार्टीज ने? वाइट ने और नॉन वाइट पार्टी ने आपस में कॉम्प्रोमाइज किया। वाइट्स ने एग्री किया कि हम मेजॉरिटी रूल एस्टेब्लिश होने देंगे साउथ अफ्रीका में, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सीधी सी बात है ब्लैक्स जो है वो ज़्यादा है मेजॉरिटी में, तो मेजॉरिटी रूल ही चलेगा। एक 1 पर्सन 1 वोट का के जो है ध्यान में रखते हुए हम एक साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट बनाएंगे इस देश में। दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड वर्कर्स, कुछ बेसिक राइट्स जो कि साउथ अफ्रीका के गरीब और वर्कर्स के लिए बनाए गए थे उनको भी वाइट पार्टी ने, वाइट्स ने एक्सेप्ट किया। ब्लैक्स ने एग्रीड किया कि मेजॉरिटी रूल एब्सोल्यूट नहीं होगा। अब ये बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट नहीं होगा, यानी वाइट रूल में मतलब ब्लैक रूल में सिर्फ ब्लैक्स की ही नहीं चलेगी, आपको भी अधिकार दिए जाएंगे। दे एग्रीड दैट मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी, आपकी प्रॉपर्टीज नहीं छीनी जाएंगी। ये कॉम्प्रोमाइज ईजी नहीं था। इस कॉम्प्रोमाइज को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है एक ऐसे देश में जिसमें अत्याचारी और अत्याचार जिनके ऊपर हुआ है वो साथ में रह रहे हैं, बहुत बड़ा मुश्किल था ये बात। इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर। अगर वो एक बार के लिए कुछ सालों के लिए एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर भी लेते हैं, विश्वास कर भी लेते हैं और एक नया देश, एक नया कानून बना भी लेते हैं, तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि भविष्य में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, भविष्य में ट्रस्ट बरकरार रहेगी, इस चीज़ की क्या गारंटी है।
सिर्फ एक ही तरीका है इस ट्रस्ट को मेंटेन रखने का, वो है कि कुछ रिटर्न रूल्स एस्टेब्लिश किए जाएं कंट्री में जो सब के लिए लागू हों। दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन फ्यूचर। अब इन रूल्स में, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है कि कुछ ऐसे रूल्स फ्रेम किए जाएं जो रूल्स साउथ अफ्रीका के सारे लोगों को बराबर तरीके से मानने हों। और इन्हीं रूल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाएगा कि रूलर्स को किस तरीके से चूज किया जाना है, नेताओं को किस तरीके से चूज किया जाना है, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की क्या क्या पावर्स होंगी और क्या वो नहीं कर सकती, क्या वो कर सकती हैं, क्या उनकी पावर्स हैं और क्या उनकी पावर्स नहीं हैं। फाइनली इन्हीं रूल्स में देश के सिटीजन्स को भी कुछ राइट्स दिए जाएंगे। ये रूल्स कुछ इस तरीके के होंगे कि जो विनिंग गवर्नमेंट है, जो देश की सरकार है, वो इन राइट्स में आसानी से बदलाव नहीं कर पाएगी। यही साउथ अफ्रीकन्स ने किया। उन्होंने कुछ बेसिक रूल्स बनाए और उन्होंने कहा कि ये बेसिक रूल्स हमारे देश में सबसे ऊपर हैं, सबसे सुप्रीम है, इनसे ऊपर कोई नहीं है, ना ब्लैक्स हैं, ना वाइट्स हैं, ना कलर्ड्स हैं। कोई भी गवर्नमेंट इनको इग्नोर नहीं करेगी। इन्हीं बेसिक रूल्स के सेट को कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। तो वाइट्स और ब्लैक्स ने आपस में मिलके जो ये ट्रस्ट बना था शुरू शुरू में, इसको बरकरार रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ताकि फ्यूचर में एक जो है आधार मिले, एक बेस मिले पूरे साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका में काम करने वाली गवर्नमेंट को, साउथ अफ्रीका के लीडर्स को एक बेस मिले, कुछ रूल्स मिले जो सारे सिटीजन्स के लिए बराबर हों। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग काफ़ी यूनिक थी साउथ अफ्रीका में। ऐसा कभी पहले किसी देश में नहीं हुआ था। हर एक कंट्री में कुछ डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल्स होते हैं, यानी एक देश में कभी भी एक ही रिलीजन के, एक ही तरह के कल्चर के लोग नहीं रहते। हर कंट्री में डाइवर्स लोग तो रहते ही हैं, डाइवर्सिटी तो मिलती ही है। उनकी रिलेशनशिप इतनी खराब कभी नहीं थी किसी भी देश में जितनी कि वाइट्स और ब्लैक्स के बीच में थी साउथ अफ्रीका में। देखो क्या करके दिखाया है साउथ अफ्रीकन्स ने, बहुत ही ऐसी चीज़ करके दिखाई है जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगती है। ठीक है, जो वाइट्स और नॉन वाइट्स के बीच का रिलेशन था वो सबसे बेकार था साउथ अफ्रीका में, सबसे खराब था, लेकिन फिर भी वो साथ में बैठ के एक कॉम्प्रोमाइज़ पे आने में जो है वो राजी हो गए। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। दुनिया के हर देश में लोगों में डिफरेंसेस मिलती हैं, उनकी सोच में, उनके इंटरेस्ट में। डेमोक्रेटिक हो या ना हो, ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं उनमें कुछ बेसिक रूल्स तो होने ही चाहिए। ये रूल्स सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर ही अप्लाई नहीं होते। कोई भी एसोसिएशन हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होना चाहिए। हम सिर्फ देश की बात नहीं कर रहे। अगर आपकी कोई एसोसिएशन, आपने कोई पार्टी बना रखी है, तो उसको भी चलाने के लिए कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स होना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नई बनाई हुई एसोसिएशन लंबे टाइम तक सर्वाइव करे, तो आपके एरिया में अगर कोई क्लब है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, इन सबको एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स, एक छोटा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है लंबे टाइम तक काम करते रहने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो, किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिटन रूल्स का एक सेट होता है जो उस देश में रहने वाले सारे लोगों के ऊपर लागू होता है, सब उसको मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का सुप्रीम, सबसे बड़ा कानून होता है जो लोगों और टेरिटरी के बीच में, उस इलाके के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, लोगों और गवर्नमेंट के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करवाता है। मतलब लोगों के क्या अधिकार हैं, क्या काम है, गवर्नमेंट के क्या अधिकार है, क्या काम है, ये सारे इस कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कई काम करता है। कई काम कैसे करता है? पहली बात तो ये ट्रस्ट इंट्रोड्यूस करता है, कोऑर्डिनेशन इंट्रोड्यूस करता है, जो अलग अलग तरह के लोगों को साथ में बांधे रखने के लिए जरूरी है। लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सबको चलाने वाला एक कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा, ब्लैक्स को पता है कि अगर फ्यूचर में वाइट्स ने कभी हमारे साथ कुछ गलत किया तो कॉन्स्टिट्यूशन उनको सजा देगा। यही बात वाइट्स को भी पता है, वो भी प्रोटेक्टेड है कि हमें बराबर अधिकार मिले हुए हैं, हमारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता। सेकेंडली, कॉन्स्टिट्यूशन ये स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी और किसके पास कौन से डिसीजंस लेने की पावर होगी। तो इससे लड़ाई खत्म हो जाती है, सीधी सी बात है। ठीक है, पहले से ही एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो लागू है देश में, तो देश में किस पोजीशन पे कैसे और कौन बैठेगा ये वही कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा, और उसकी पावर्स क्या होंगी ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करेगा। तीसरा, गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो उनके ऊपर कुछ ना कुछ लिमिट्स रहेंगी
और सिटीजन्स के पास भी कुछ ना कुछ अधिकार रहेंगे। सरकार के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगर उन्हें सरकार की नीतियां अच्छी नहीं लगती हैं तो। चौथा, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लोगों की जो एस्पिरेशन है वो पूरी की जा सकती है, वो एक्सप्रेस होती है कि वो एक अच्छी सोसाइटी बनाना चाहते हैं। देखिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ये तो सही नहीं है। अगर हमारे आइडियल्स पहले से ही एस्टेब्लिश तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या ज़रूरत थी। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत हर देश को पड़ती है अगर उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो। क्यों? क्योंकि बेसिक रूल्स को पता होने से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा होना चाहिए कि अगर कोई जो बंदा है वो कोई गलत काम करे तो उसके लिए क्या सज़ा होगी, क्या नहीं होगी, किस तरीके से उसको सज़ा दी जाएगी, कोर्ट्स का क्या सिस्टम होगा, देश को कैसे चलाया जाएगा। तो बहुत सारी छोटी और बड़ी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में लिखी होती हैं। तो सिर्फ कुछ बेसिक रूल्स बना देना ही काफ़ी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एक डिटेल्ड सेट ऑफ रूल्स बहुत ज़रूरी है। सारी कंट्रीज़ जिनके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हों, लेकिन सारी कंट्रीज़ जो डेमोक्रेटिक हैं उनके पास अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि सारी कंट्रीज़ जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो डेमोक्रेटिक हों। हाँ, लेकिन अगर आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक है तो उसका कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होगा। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकन्स ने खुद को एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया। अमेरिका में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना। रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच ने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया फ्रांस में, ठीक है। और सारी डेमोक्रेसीज में, ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया जाता है, देश में लागू किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका पार्ट 1 इस चैप्टर का। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आगे का हमारा पार्ट। तो स्टूडेंट्स जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 9 के बहुत से अलग अलग सब्जेक्ट्स के काफ़ी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशंस और बहुत सी चीज़ें हमने अपने चैनल पे अपलोड की हैं। उन चीज़ों को देखने के लिए आप प्लीज़ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर चेक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपने व्यूज़ दीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल को और दबा दें नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे आपके डिवाइस तक। थैंक यू एवरीवन।